गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन या फसली उत्पादन। फसल उत्पादन या आपके एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों की बुक में लेसन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें अनाज वाली फसलें, दालों वाली फसलें, तेल का उत्पादन करने वाली फसलें, सभी फसलों के बारे में अपन वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, किस प्रकार से इसकी वैज्ञानिक खेती की जाती है, कौन सी उन्नत किस्मों का प्रयोग करें तो हमें कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, जैसी बातों का जानकारी आपको देंगे। तो फसल उत्पादन का मतलब होता है हरित क्रांति, यानी कि फसल उत्पादन से संबंधित इंडिया में जो क्रांति आई थी वो क्रांति थी हरित क्रांति। तो फसल उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी आपकी हरित क्रांति। उसी प्रकार से आपकी फल उत्पादन से संबंधित जो एक क्रांति आती है उसको कहते हैं सुनहरी क्रांति। दूध उत्पादन से संबंधित आती है जिसको कहते हैं दुग्ध या श्वेत क्रांति। तो एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान में इस प्रकार की इंडिया में जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी वैसे वैसे बहुत प्रकार की रिवोल्यूशन क्रांतियां होती। आज हम अनाज वाली फसलों के बारे में सबसे पहले जिसे हमें अनाज प्राप्त होता है, अनाज मोटे अनाज और छोटे अनाज दोनों, तो जो जिससे हमें अनाज प्राप्त होते हैं उन फसलों के बारे में देख रहे हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, ज्वार, जौ, जई, मक्का इत्यादि प्रकार की फसलों से हमें अनाज प्राप्त होता है। तो उन फसलों में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं धान। धान का मतलब है चावल, जिसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइटा। ये ओएसी या ग्रेमिनिएसी कुल का सदस्य है और चावल एक प्रकार का एक बीजपत्री पादप है। ठीक है, ये तो इसकी जनरल इंफॉर्मेशन। अब चावल की खेती किस प्रकार से की जाती है और इसकी खेती को करने के लिए हमें किन किन प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटी या कृषि पद्धति की क्रियाकलाप को अपनाना पड़ता है। चाहे आप कोई भी फसल है खेत में बोना चाहे तो इस प्रत्येक प्रकार की फसल में हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कि कृषि पद्धति के क्रियाकलाप, जिसमें खेत की तैयारी अर्थात जुताई से लेकर के इसकी हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, कटाई और मड़ाई तक की जो प्रोसेस, जब तक फसल खेत में बुआई करने से पकने तक इसके बीच में जो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं वो आपको पूरे पूरे आ जाएंगे कृषि पद्धति के क्रियाकलाप। तो पहला क्रियाकलाप है खेत की तैयारी करना, मतलब जुताई करना। जुताई करके अपन खेत को तैयार करके उसमें बीजों की बुआई करते हैं। तो बीजों की बुआई करते समय में ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी उन्नत किस्म है जिसका अपन प्रयोग करें तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। कितने बीज लें, उन बीजों को किससे उत्पादित करना है, बुआई की क्या समय लेना है, किस समय बुआई करनी है, कौन सी विधि में करनी है, किस विधि से करनी है, नर्सरी बनानी है तो कैसे बनानी है, खाद और इसमें कितना देना है, सिंचाई कब, कौन सी क्रांति के अवस्था पर इसमें हमें सिंचाई करनी होती है। इसके बीच में अपन चावल के साथ और कौन सी प्रकार की खेती कर सकते हैं, यदि पानी में कोई किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उनका हम संरक्षण कैसे करें। ये समस्त जानकारियों का है एक वैज्ञानिक के साथ वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चावल का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस या महत्व के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। वो रहेगा, अब अनाज वाली फसल है, चावल है, तो चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट का भी एक मुख्य स्रोत है, वो है आपका
स्टार्च। तो चावल स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है, जिसमें 77 से 79 यानी कि 77 से 79% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो मुख्य रूप से भोजन के रूप में धान के पुआल का उपयोग इत्यादि में करते हैं। दूसरा है जलवायु। यदि हमें चावल की खेती करनी है तो कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? उष्ण जलवायु इसके लिए चाहिए, उष्ण तथा नम एनवायरमेंट, यानी कि चावल सर्वाइव उष्ण और नम जलवायु जैसी भूमियों में सफलतापूर्वक सर्वाइव करता है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर हो, उस क्षेत्रों में ये खेती आसानी से की जा सकती है। तो राजस्थान जैसे राज्य में तो ये संभव है नहीं, क्योंकि वार्षिक वर्षा 45 सेंटीमीटर से या इससे भी कम होती है। तो ये हिमाचल प्रदेश है, शिमला है, इसके अलावा अपने पंजाब है, वहाँ पर ये कार्य किया जाता है। तो भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया में है वो इसका प्रोडक्शन अधिक होता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो टेम्परेचर चाहिए, तापमान है वो चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छी फसल की पैदावार के लिए, और पकते समय यदि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहता है तो फसल अच्छी तरीके से सर्वाइव करती है। इसके लिए मिट्टी, मृदा, यदि चावल हमें खेत में बोना है तो किस प्रकार की मिट्टी का हमें प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें धान की खेती के लिए अच्छी उर्वरकता क्षमता वाली भूमि, जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो, चिकनी दोमट मृदा है वो उपयुक्त रहती है। लेकिन काली मिट्टी यदि है तो चावल के लिए और ही सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। अब महत्व हो गया कार्बोहाइड्रेट, जलवायु, मृदा, ब्लू दोमट मृदा, चिकनी मटिया दोमट मृदा है तो चावल बढ़िया ढंग से सर्वाइव करता है। अब यदि आपको खेत की तैयारी करनी है, चावल खेत में आपको बोना है, तो आप खेत की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं? खेत की तैयारी करना मीन्स जुताई करना, ठीक है। जुताई का मतलब होता है मिट्टी को उलट पुलट करना या उलट पुलट कर पोली बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलट पुलट करना, पोली बनाना, ताकि इसमें भरपूरापन बना रहे, इसे जुताई कहते हैं। फसल जो अपने खेत में जो पहली गत फसल हुई है, ये खेत की तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ। गत फसल की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जोत कर खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। यानी कि चावल की आपको खेती करनी है तो पहले जो फसल खेत के अंदर खड़ी है उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उनके बाद आप मिट्टी पलटने वाले हल की सहायता से खेत को जोत करके छोड़ दें। जून के पहले पखवाड़े में खेत में हल्का पानी देकर 2 बार जुताई करके क्यारियाँ बना लेनी चाहिए। जून महीने के पहले पखवाड़े में आप क्या करें, पानी दे दें थोड़ा खेत में और क्यारियाँ तैयार कर लें। जुलाई के प्रथम सप्ताह में पानी भरकर हल चलाकर पाटा चलाते हैं, जिसे काटा कहते हैं। मतलब खेत के अंदर पाटा चला करके आपने समतल करके जो कार्य किया होता है इसे क्या कहते हैं, काटा कहते हैं। अप्रैल में ढैंचा बीजकर जून के पहले या दूसरे पखवाड़े में भूमि पल देना चाहिए, जिससे भूमि की रचना में सुधार हो जाए और उर्वरकता क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। तो आप इस प्रकार से खेत की तैयारी का कार्य करके खेत में सीधे बीजों की बुआई कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं, ये कार्य आप कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, खेत की तैयारी हो जाती है, उसके बाद अपने को खेत के अंदर बीजों की क्या करनी होती है, बुआई करनी होती है। तो बीजों की बुआई करने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी उन्नतशील किस्में हैं, इनका अपन क्या करें, प्रयोग करें। तो यहाँ पर उन्नतशील किस्में बहुत सारी हैं, अशोका 200F, BK 79, BK 190,
हाइब्रिड 6201 हरियाणा बासमती फर्स्ट, इसके अलावा खुशबू माई सुगंधा PHB 71 जो शंकर धान है, P1121 पूसा सुगंधा 4, इसके अलावा तारावारी बासमती PR 106 और पूसा सुगंधा जैसी उन्नतशील किस्में काम में ली जाती है। इसके अलावा आप उन्नतशील किस्मों में रोपाई के लिए कौन कौन सी ले सकते हैं? रत्ना, यानी कि खेत के अंदर आप इसकी रोपाई रोप करके यदि चावल बोना चाहते हैं तो रत्ना, जया, कस्तूरी, बासमती 370, कावेरी, बासमती, माई, सुगंधा, चंबल, ये उन्नतशील किस्में चावल की जिसको आप रोपाई कर सकते हैं। सीधी बुआई करनी है यदि खेत में तो सीधी बुआई करने वाली किस्में बाला, पूसा 221, इसके अतिरिक्त हाइब्रिड किस्में पंत शंकर धान फर्स्ट HRI 120, पूसा राइस हाइब्रिड 10, PRH 10, पूसा नई दिल्ली के द्वारा विकसित की गई हाइब्रिड 10 प्रकार की किस्म का आप प्रयोग है वो कर सकते हैं। ये तो आपने उन्नतशील बीजों की बात कर ली। रोपाई के लिए आप लेना चाहें तो कौन सी फसल काम में लेंगे उन्नतशील किस्म, ये मैंने आपको बता दी, नोट कर लेना किताब में। इसके अलावा बीज दर, अब प्रति हेक्टर की दर से हमें खेत के अंदर बीजों को कितना बोना है ये मात्रा जरूरी है कि अपन बिल्कुल कम भी बुआई नहीं करें और इतनी ज़्यादा भी नहीं करें कि फसल पूरी सघन हो जाए। तो बीज दर आपको बता देते हैं कि यदि खेत में आप बीजों की सीधी बुआई करते हैं, ठीक है, एक तो दो तरीके से चावल की बुआई होती है। एक तो खेत के अंदर रोपाई होती है, ठीक है, रोपाई पौधों की होती है और बीजों की बुआई होती है। तो आप यदि खेत में सीधे बीजों की बुआई करते हैं तो आप प्रति हेक्टर की दर से 80 से 100 किलोग्राम बीज 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से उपयोग में लेंगे। और यदि आप बुआई के माध्यम से रोपाई करना चाहते हैं, पौधों की रोपाई करना चाहते हैं तो आप 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, बीज दर इतनी लेनी है। सीधी खेत में बुआई करते हैं तो 80 to 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से, रोपाई करते हो तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से। अब बीज चावल है वो उष्ण एवं नम भूमि में सर्वाइव करता है। तो उष्ण एवं नम भूमि जहाँ पर एनवायरनमेंट नम होता है, इससे पहले चैप्टर में एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपन डिस्कशन किया था कि जहाँ पर नम भूमि होती है उस नम भूमियों में है जो कि आपके नम भूमियों में कवक फूंफद ज़्यादा लगती है। तो अपन इस प्रकार से बीजों का उपचार करें कि कोई किसी प्रकार के कवकनाशी या इंसेक्ट है उसको संक्रमित नहीं करें। तो बीजों का उपचार आपको बता देते हैं कि धान के स्वस्थ बीज को छांटने के लिए नमक के घोल से उपचारित करने हेतु 1 किलोग्राम नमक को 10 लीटर पानी में घोल लें। 10 लीटर पानी 1 किलोग्राम नमक, इसका घोल बनाएं। घोल में ऊपर तैरने वाले बीज को अलग कर लें, निकाल लिए जाए और नीचे बैठे स्वस्थ बीजों को अलग कर सादे पानी से क्या कर लें, धो लें। एक तो तरीका ये है, 1 किलोग्राम नमक लिया, 10 किलोग्राम पानी में इसका घोल बनाया। अब जितने जो बीज आप बोना चाहते हैं उस बीजों को उसके घोल के अंदर डाल दें। जो नीचे बैठ गए उनकी बुआई करनी है और जो तैर करके ऊपर आ गए उसको आपको क्या करना है, अलग करना है। दूसरा तरीका यह है कि 6 किलो स्वस्थ बीज को उपचारित करने के लिए 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, ये एक जीवाणुनाशक दवाई है, स्टेप्टोसाइक्लिन या एग्रीमाइसिन, ओसामाइसिन या 5 ग्राम इमिशान टेफासन, एरेटोन अथवा 10 ग्राम एंगलोन या सिरसेन वेट का
लीटर पानी में घोल बनाकर बीजों को घंटे तक भिगो करके इसके अंतर्गत रखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी बुआई करनी है। तो ये 2 तरीके बताए मैंने आपको। इसके अलावा बीजों के उपचार करने के लिए नमक के घोल वाला आपको बता दिया। दूसरा, एक चावल में जीवाणु अंगमारी रोग होता है, ठीक है, जीवाणु अंगमारी रोग होता है, तो उनके बचाव के लिए आप 25 ग्राम घुलनशील कवकनाशी जिसका नाम है कार्बेंडिज्म। कार्बेंडिज्म एक प्रकार की कवकनाशी है। 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम तथा 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी में इसका घोल बना करके बीजों को उपचारित 12 घंटे तक बीजों को इसके अंदर भिगो करके रखते हैं। इससे इनकी अंकुरण क्षमता बढ़ती है, पौधों में कोई किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है और इनका वृद्धि और विकास जल्दी होता है। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से 30 से 35 किलोग्राम बीजों को यदि 12 घंटे तक भिगो कर रखें तो आपके पौधों की पैदावार है वो अच्छी होती है। तो ये तो था बीजों के उपचार का तरीका। सोडियम हाइपोक्लोराइड, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, कार्बेंडिज्म जैसी कवकनाशी एवं जीवाणुनाशी का लीटर पानी, जो 45 लीटर पानी में इसका घोल बना करके अपने को 12 से 13 घंटे तक बीजों को उसके अंदर उपचारित करना है और उनके बाद सुखा करके फिर आप बीजों की बुआई खेत में कर सकते हैं। तो ये 2 तरीका बता दिया, बीज दर, बीजों का उपचार। अब बीजों का उपचार अपन ने कर लिया, अब हमें बुआई कब करनी है और किन विधि से करनी है इसके बारे में अपन बताएंगे। तो बुआई का समय क्या हो सकता है? बुआई का समय, अब ये मानसून की जब वर्षा होती है, मानसून की बारिश है वो जुलाई में शुरू होती है, तो आप बुआई और रोपाई दोनों का कार्य 15 जुलाई तक है वो कर सकते हैं। यानी कि मानसून की बारिश के साथ ही चावल की बुआई और रोपाई का कार्य कर देना चाहिए। यानी कि आपको यदि रोपाई के माध्यम से चावल उगाना खेत में, तो 15-20 दिन पहले आप नर्सरी क्यारियाँ, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर उसमें चावल को उगा लें और फिर इन छोटी क्यारियों में से चावल को उखाड़ करके दूसरी जगह खेत में क्या करते हैं, स्थानांतरित किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है वो रोपाई की। तो आप इस प्रकार से रोपाई का कार्य संपादित कर सकते हैं। बुआई का समय आपको बता दिया, 15 जुलाई के तक आप खेत में बुआई कर सकते हैं, तो पूरे साल में बढ़िया ढंग से सफलतापूर्वक सर्वाइव कर लेगा। अब आती है बुआई की विधियाँ कि बुआई यदि हम सर करना चाहें तो किस विधि से करें तो ठीक रहेगा। तो इनकी अलग अलग विधियाँ हैं। एक तो खेत में सीधी बुआई कर सकते हैं, एक तो चावल की आप खेत में सीधी बुआई कर सकते हैं। और सीधी बुआई करने के 2 तरीके, एक तो आप पंक्तियों में बुआई कर सकते हैं, और पंक्तियों में जब बुआई करते हैं तो या तो आप देसी हल या सीड ड्रिल की सहायता से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी बुआई कतारों में कर सकते हैं। दूसरी है रोपाई। 2 ही विधि है इसकी, या तो आप छिड़काव विधि से कर सकते हैं, यानी कि खेत में सीधी बुआई पंक्तियाँ सीड ड्रिल या देसी हल की सहायता से, और दूसरी है वो है रोपाई। और रोपाई आपको या तो मशीनों की सहायता से कर लेंगे या फिर कम एरिया है तो आप हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं। तो रोपाई में सबसे पहले तो नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं। रोपाई के लिए सबसे पहले नर्सरी में पौधे पहले तैयार करने पड़ते हैं, और रोपाई के लिए कतार से कतार के बीच की जो दूरी होती है उसको आपको रखना होता है 20 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखनी होती है 10 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखने योग्य बात है। कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, और एक साथ एक ही स्थान पर
2 या 3 पौधे रोपने चाहिए। और ये एक ऑटोमेटिक पेंडी प्लांटर आता है रोपाई करने का, उसकी सहायता से यदि आप करें तो अच्छा रहता है। नेट पे आप सर्च करोगे पेंडी प्लांटर, ऑटोमेटिक पेंडी प्लांटर, तो आपको बता देगा कि ऑटोमेटिक मशीन की सहायता से चावल की रोपाई किस प्रकार से की जाती है। तो ये तो आपको बता दी रोपाई की विधियाँ। तो एक तो सीधी खेत में बीजों की बुआई करेंगे और दूसरा तरीका है वो रोपाई का। रोपाई ऑटोमेटिक मशीन जो आती है जिसका नाम है ऑटोमेटिक पेंडी प्लांटर की सहायता से आप कर सकते हैं। अब आपको यदि चावल के खेत में रोपाई करनी है कि सर हम तो रोपाई के माध्यम से खेत में चावल बोना चाहते हैं, तो आपको क्या करनी पड़ती है? नर्सरी या छोटी छोटी क्यारियाँ तैयार करनी पड़ती है। उसमें आप पहले पौधे को तैयार करेंगे और फिर खेत में इसकी क्या करेंगे? रोपाई करेंगे। तो नर्सरी तैयार किस प्रकार से की जाती है उसकी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो नर्सरी तैयार करने का तरीका है वो 1 बीघा रोपाई के लिए आप 100 वर्ग मीटर की नर्सरी लगाएं। 1 बीघा में आपको रोपाई करनी है तो 100 वर्ग मीटर में एक नर्सरी लगाएं, जिसमें 250 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला है। इस क्यारी में 6 किलो चरित बीज छिड़काव विधि से डालकर उसे हल्की सी मिट्टी या गोबर की खाद से ढक दें। उस 100 वर्ग मीटर के एरिया वाली नर्सरी में आप 6 किलोग्राम बीज उपचारित करके क्या कर लें? बुआई कर लें और मिट्टी की सहायता से या गोबर की खाद की सहायता से इसको ढक लें। नर्सरी में बुआई का उपयुक्त समय मई का दूसरा पखवाड़ा। अभी मैंने बताया ना आपको कि आप यदि रोपाई के माध्यम से चावल खेत में बोना चाहते हैं तो आपको कुछ समय पहले यानी कि 30 या 35 दिन पहले पौधे को क्या करना होगा? तैयार करना होगा। तभी जाकर के आपके 15 जुलाई के आसपास खेत में आप रोपाई कर सकेंगे। तो इसलिए आप पहले मई के दूसरे पखवाड़े में ये कार्य शुरू कर दें ताकि तय समय में ये पौधे तैयार हो सके। 1 इंच से ज़्यादा प्लांट में पानी नहीं रहना चाहिए। आवश्यकता होने पर 15 दिन के बाद नर्सरी में 2 किलोग्राम यूरिया टॉप ड्रेसिंग विधि के माध्यम से आप दे सकते। टॉप ड्रेसिंग का मतलब हुआ कि खड़ी फसल में खाद या उर्वरक देने की जो विधि होती है इसको कहते हैं टॉप ड्रेसिंग। एक होती है स्पॉट ड्रेसिंग। स्पॉट ड्रेसिंग का मतलब है कि उनकी जड़ों में खाद देने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं स्पॉट ड्रेसिंग। तो टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से 2 किलोग्राम यूरिया और आप दे सकते हैं, छिड़क सकते हैं। इसी के साथ आप 13 मिलीलीटर डाइमिथाइल के साथ 10 ग्राम जाइनेब 10 ग्राम 3 लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की हिसाब से आप नर्सरी पर बुआई से 15 दिन पहले छिड़क करके आप तैयार कर लें ताकि जो आप नर्सरी या क्यारी में रोपाई के लिए प्लांट तैयार कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक सर्वाइव कर सकें और इसमें आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब नर्सरी में तैयार हुए पौधों की आप रोपाई कर सकते हैं। तो 25 से 30 दिन की पौध रोपण के लिए अच्छी होती है, यानी कि 25 से 30 दिन तक का जो प्लांट होता है वो रोपाई के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो आप उस प्लांट को उखाड़ करके खेत में इसकी रोपाई कर सकते हैं। एक स्थान पर 2 पौधे अधिक लाभदायक होते हैं, यानी कि एक यदि सर्वाइव नहीं कर पाता तो दूसरा वो सर्वाइव कर पाएगा। तो 2 या 2 से अधिक 3 प्लांट एक साथ लगा सकते हैं। पौधे से पौधे एवं कतार से कतार के बीच की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और धान की रोपाई का उपयुक्त जो समय है वो पहले भी मैं बता चुका था, जून का अंतिम सप्ताह और जुलाई का पहला सप्ताह, यानी कि 15 जुलाई तक का समय उपयुक्त है। उसमें आप धान की रोपाई का कार्य कर सकते हैं। तो ये तो था नर्सरी तैयार कैसे करती है, कैसे तैयार की जाती है और नर्सरी से प्लांट की अपन रोपाई का कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात आती है खाद एवं उर्वरक की। खाद एवं उर्वरक, तो चावल की खेती के लिए हमें कितना खाद और फर्टिलाइज़र कब कब देना चाहिए। तो आप 1 बीघा में 5 टन तो गोबर की खाद मिला लें,
30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 किलोग्राम फॉस्फोरस है वो डालना चाहिए। नाइट्रोजन का 1/3 भाग, फॉस्फोरस उर्वरक रोपाई के समय देना चाहिए और 1/3 भाग नाइट्रोजन रोपाई के 3 से 4 सप्ताह के बाद दें और शेष 1 से 3 भाग जो है वो 6 से 7 सप्ताह के बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग विधि के माध्यम से दे दें। तो खड़ी फसल में आप 6 से 7 सप्ताह के बाद भी 1/3 भाग यूरिया का टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से, यानी कि खड़ी फसल में यूरिया उर्वरक को देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। तो टॉप ड्रेसिंग विधि के माध्यम से दे दें। धान के लिए अमोनियम सल्फेट या यूरिया जहाँ अधिक लाभदायक है वहाँ इन्हीं प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो बेहतर रहेगा। जिन खेतों में ढैंचा की हरी खाद दबाई गई हो उसमें आप नाइट्रोजन की मात्रा को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप जिंक सल्फेट प्रति बीघा 6 किलोग्राम मिला दें मिट्टी में। उर्वरक की बेसल डोज के साथ ही देना चाहिए और उसके आधार पर आप मृदा की टेस्टिंग करवाएंगे और मृदा परीक्षण के अनुसार ही खेतों में उपलब्ध लोह तत्व या सल्फर की कमी यदि पाई जाती है तो 6 किलोग्राम फेरस सल्फेट FeSO4 और 80 किलोग्राम जिप्सम Zn प्रति बीघा की दर से आप खेत में यदि मिला दें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तैयार करते समय ही जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय ये खाद और उर्वरक मिट्टी के अंदर मिला करके भूमि में डाल देना चाहिए। ये आपको बता दी खाद और उर्वरक कितना और कब देना चाहिए। उसके बाद आती है सिंचाई। अब चावल है वो अधिक जल मांग वाली फसल है तो सिंचाई इसके लिए अधिक चाहिए। तो चावल की कुल 125 सेंटीमीटर के लगभग सिंचाई की क्या होती है आवश्यकता होती है। धान की रोपाई के बाद खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा है, यानी कि धान की आपने रोपाई कर ली उनके बाद खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी तो पर डे हमेशा उसके अंदर रहना चाहिए और समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। फसल में बालियाँ निकलने से समय से लेकर दाना पड़ने तक खेत में पानी भरा रहना चाहिए, यानी कि ये एक तो बालियाँ बनना और दाना पड़ना, बालियों का बनना दाना का पड़ना, ये चावल की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है और इस समय खेत में पानी भरा हुआ रहना चाहिए, अन्यथा चावल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बालियाँ बनना निकलना और दाने का पकना या परदेश में ये चावल की क्रांतिक अवस्था है। इन क्रांतिक अवस्थाओं पर आप सिंचाई जरूर कर लें। इसके बाद दाना पकने के 2 दिन के बाद भी आप सिंचाई को धीरे धीरे क्या कर दें रोक देनी चाहिए, तो ताकि जब तक आपकी फसल पक करके तैयार हो जाएगी उसी के साथ ही जो आपने खेत में पानी भरा वो भी सूख जाएगा, फसल है वो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगी। ये तो हो गया आपकी सिंचाई। और सिंचाई की क्रांतिक अवस्था चावल की कौन कौन सी है। एक तो बालियाँ निकलते समय और दाना पड़ते समय या दाना भरते समय, ये आपके इसकी है वो आपके सिंचाई की क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। इसके बाद आप ऐसे बहुत सारे कीट और बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों की रोकथाम के लिए आप कीटों की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। तो मिथाइल पैराथियन 6 किलो मिथाइल पैराथियन 2% का चूर्ण है, मेलाथियन 5% चूर्ण प्रति बीघा की दर से आप इसके ऊपर छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर आप 15 दिन के बाद इसका दोहरान करें। वाइट बैक्ड ग्रीन और जिंक जैक प्लांट के प्रकोप का नियंत्रण के लिए आप मोनोफोटोफॉस या डाइमिथ्योल क्विनालफॉस या थायडान प्रति बीघा की सहायता से इसका आप क्या कर सकते हैं छिड़काव कर सकते हैं। तो कीटों की रोकथाम के लिए दवाइयाँ बताइए। इसके अलावा इसमें चावल में एक तना छेदक और खुद का बीमारी होती है, तना छेदक बीमारी होती है, तो इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बोफ्यूरान 3% और 20 किलोग्राम या फोरेट का 10%
चूर्ण 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़के तो ये आपके ठीक हो जाएगा। बीमारियों की रोकथाम यदि करनी है तो आप इसमें एक जीवाणु अंगमारी रोग होता है चावल में एक जीवाणु अंगमारी रोग होता है और उस रोग की रोकथाम के लिए 25 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो जीवाणुनाशी दवाई है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर आप दवा का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार करने से ये जीवाणु अंगमारी रोग खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप होता है तो इनके नियंत्रण के लिए आप 1.25 किलोग्राम मैंकोजेब या 500 ml कार्टिजिन का घोल बना करके यदि इसका छिड़काव करना चाहिए तो 15 दिन के बाद ये बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये तो हो गया इसका प्लांट प्रोटेक्शन, पादप का संरक्षण। जैसे ही पादप का संरक्षण हो जाता है तो इसकी अपन करते हैं हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। तो जब दाने सख्त हो जाए तो धान की कटाई कर लेनी चाहिए और कटाई करते समय पानी खेत से आपको पता चल जाता है कि अब फसल पक कर के तैयार हो गई और खेत में पानी पड़ा है तो जल की निकासी करना बहुत अति आवश्यक है ताकि वो जल सूख जाए तो हार्वेस्टिंग में आपको समस्या नहीं हो जाए। तो जब दाने सख्त हो जाते हैं तो चावल की कटाई कर लेनी चाहिए और 10 से 15 दिन पहले पानी को वहाँ से बाहर भी निकाल देना चाहिए। फसल की मड़ाई डंडों की सहायता से, शक्ति चालित मड़ाई यंत्र की सहायता से कर सकते हैं या फिर एक ऑटोमेटिक मशीन आता है जिसको कहते हैं हार्वेस्टर। उन हार्वेस्टर की सहायता से हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और बीजों को भूसा से अलग करना सभी प्रोसेस है वो एक साथ होते हैं। तो चावल और गेहूं की हार्वेस्टिंग करने के लिए एक आता हार्वेस्टिंग सिस्टम मशीन आती है, ठीक है, और उस उपकरण की सहायता से वो ये कार्य किया जा सकता है। पौधे धान की किस्म के अनुसार कटाई समय पर करनी चाहिए। कटाई के समय सावधान रखें कि फसल सूखने से पहले काट ली जाए ताकि दाना खेत में न जड़े और कटाई के बाद शीघ्र ही दाना निकाल देना चाहिए ताकि दाना काला नहीं पड़े। ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें होती है। अब यदि उन्नत किस्म का यदि आपने अच्छी किस्में चावल की खेती के लिए सेलेक्ट किए तो आपको प्रति हेक्टेयर की दर से उपज कितनी प्राप्त होगी? 30 से 45 क्विंटल धान असिंचित क्षेत्र में जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पर आपको 30 से 35 या 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से और जहाँ सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर आप 50 से 60 क्विंटल उपज है वो प्राप्त हो जाती है। और सामान्य स्थितियों में सामान्यतः एक एवरेज देखा जाए तो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आपको उपज या यील्ड प्राप्त होती है। इस प्रकार अपन ने आज चावल की खेती के बारे में डिस्कशन किया, किस प्रकार से चावल की खेती की जाती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, यानी कि जुताई से लेकर के हार्वेस्टिंग अर्थात उपज प्राप्ति तक के 1 by 1 एक बिंदु